स्टैंडर्ड 8 साइंस क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन। यहाँ पे पहली पूछ रही है कि वाई आर चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, क्यों वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वैक्सीन वर्क कैसे करता है। तो जब हम छोटे होते हैं तब वैक्सीन के जो लिक्विड दवाई होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर डेड या तो वीक माइक्रोब्स एंटर किए जाते हैं। जो स्ट्रांग नहीं, जो डेड ऑलरेडी डेड है और वीक है माइक्रोब्स, उसको एंटर किया जाता है। अभी ये एंटर हुए हैं माइक्रोब्स, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज उसके खिलाफ लड़ेंगे और उसको मार देंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को ये माइक्रोब से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होगी। ये एंटीबॉडीज लड़ने का काम करते हैं। देखो, जब छोटे हैं तो वैक्सीन के थ्रू ही हमारी बॉडी को ये माइक्रोब्स दिया गया, तो इससे हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया। तो हमारे बॉडी के जो मेमोरी सेल्स है उसको याद रहेगा कि हम ऑलरेडी ये कोई पर्टिकुलर माइक्रोब्स के खिलाफ एक बार लड़ चुके हैं, जिससे हमने इस तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे थे। तो उसको प्रोसेस याद होगा कि उसके खिलाफ लड़ने के लिए किस तरह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है। इन फ्यूचर कोई भी बार अगर यही डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इन फ्यूचर या तो कोई भी टाइम पे अगर यही माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी को वैक्सीन के टाइम पे जो डेड या वीक माइक्रोब्स एंटर किया था तब उसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो याद रहेगा। तो वो आसानी से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और उसके खिलाफ लड़ लेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और हमें वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके लड़ भी लेता है और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब प्रोड्यूस हुए थे और ऐसा इफेक्ट हुआ था। हाँ, कई बार अगर ये माइक्रोब्स डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इफेक्ट करेंगे तो भी इतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ही बन चुकी होगी उसके खिलाफ लड़ने की। एंड वैक्सीन के थ्रू तो एक बार तो उसने लड़ ही लिया है और कई बार अगर एंटर हुआ भी तो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, उसको पता ही है कि कैसे लड़ना है। तो दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। एंड कई सारे ऐसे डिजीज हैं इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हिपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो इससे वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किए जा चुके हैं। तो एडवर्ड जेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन ढूंढा था इन 1798। ये साइंटिस्ट कई बार पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने ढूंढा था, तो एडवर्ड जेनर। तो आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में भी आपको ये डिजीज के खिलाफ लड़ने के लिए एक ये वैक्सीन इंजेक्शन लगे ही होंगे। और ये जो वैक्सीन होता है, वैक्सीनेशन जो होता है वो चिल्ड्रंस को लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे डिजीज़ के खिलाफ लड़ने की एक इम्यूनिटी बन जाती है। अभी के टाइम पे भी नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते ही है। एंड आपने टीवी और न्यूज़पेपर में भी कई बार एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि जो उसके लिए प्रोग्राम चलाया जाता है वो है पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम यानी कि पोलियो को भगाओ प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है। और ये जो पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं चिल्ड्रन को, वो भी एक्चुअली एक वैक्सीन है। वो ईटेबल वैक्सीन है जिसमें पोलियो के ड्रॉप्स चिल्ड्रंस को दिए जाते हैं। एंड स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, स्मॉल पॉक्स यानी सितरा भी बोला जाता है उसको, तो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था, जो यानी कि अभी पूरे वर्ल्ड में से हम लोग ने ये जो स्मॉल पॉक्स है वो डिजीज हम लोगों ने दूर कर दिया है अभी वैक्सीन के थ्रू। And these days vaccine are made on large scale from the microorganism to protect the humans and other animals from several diseases। अभी के टाइम पे भी बहुत सारा ऐसे वैक्सीन बनाया जाता है जिससे कि कई सारे ह्यूमंस एंड एनिमल्स को कई सारे डिजीज से बचाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन ले सकते हैं और सॉइल में फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही सारी इंक्रीज हो जाती है।
एंड दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो डेफिनेशन में आ सकता है कि डिफाइन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, तो ये डेफिनेशन रहेगा। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के बारे में। यहाँ पे देखो ये इस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गाई का पिक्चर दिया गया है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो बुजोइन पहेली जो थे उन्होंने एक बार स्कूल गार्डनर जो था उसको मैन्यूर बनाते हुए देखा था कि वो कैसे बना रहा है। तो बुजोइन पहेली जो थे उनके फ्रेंड्स के साथ सब कलेक्ट कर दिया, लाइक वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स and from nearby houses and gardens, and they put them in a pit, means for waste disposals। और उन्होंने एक खड्डा खोद लिया जिसमें उन्होंने सारा ये जो वेस्ट था वो डाल दिया। तो आफ्टर समटाइम्स इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। और कुछ टाइम में ये जो सारा वेस्ट था वो डिकम्पोज होके यानी कि सड़ के जो एक मैन्योर बन गया। तो मैन्यूर के बारे में आप लोग जानते हो, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने देख चुके हैं। तो बुजोइन पहेली जो है वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे हुआ। तो उसके लिए एक एक्टिविटी 2.5 दिया है। तो एक्टिविटी 2.5 के अंदर हमें 2 पॉट्स लेने हैं और उसकी हाफ सरफेस को सॉइल के विथ फिलअप कर देना है। एंड एक को ए नाम देना है और एक को बी, मतलब कि मार्क कर देना है, मार्क बना देना है। और आपको पॉट ए के अंदर प्लांट वेस्ट लेने हैं और पॉट बी के अंदर थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक, ये सब पॉट बी के अंदर डाल देना है। एंड पुट द पॉट असाइड एंड फॉर 3 to 4 वीक्स। और 3 to 4 वीक्स हो जाने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है। तो आप देखोगे कि पॉट ए जो है उसके अंदर, जिसके अंदर हमने प्लांट वेस्ट फिलअप किया था, तो वो सारा डिकम्पोज हो चुका होगा और मैन्यूर में कन्वर्ट हुआ होगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये जो माइक्रोब्स है उसकी मदद से ये पूरा सड़ के एक मैन्यूर बन जाएगा। और ये जो मैन्यूर है उसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट्स के थ्रू फिर से यूज किया जाएगा एंड प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अभी पॉट बी की बात करें तो जिसके अंदर हमने पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस भरे थे एज वेल एज बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज थे, उस पे माइक्रोब्स का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। माइक्रोब्स बल्कि उस पर कोई एक्ट नहीं करते हैं और वो जो है वो मैन्यूर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज माइक्रोब्स कैन नॉट एक्ट ऑन लाइक दिस, लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, उस पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आपने कई बार देखा होगा जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। कई बार आपने जो सड़े हुए प्लांट्स होते हैं वो एज वेल एज एनिमल्स जिसका डेट हो चुका है और ऐसे ही पड़े हैं, उनको कई बार आपने कई बार देखा होगा। तो जनरली क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो दे डिसअपियर, यानी कि वो मतलब कि इस तरह के नहीं रहते जिस तरह से, मतलब कि जो उनका सड़ा हुआ होता है, जो पूरा बॉडी सड़ा हुआ होता है वो इस तरह के नहीं रहते एंड कई बार तो उनके सिर्फ बॉन्स ही दिखते हैं। तो ये किस तरह से हुआ होगा? दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो उनको सिंपल सब्सटेंस में फॉर्म कन्वर्ट कर देते हैं एंड दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो बाकी रहता है सब्सटेंस उसको प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो यूज कर लेते हैं अगेन। इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरमेंट। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज जो ये हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस है उस पर करके ये जो एनवायरमेंट जो है उसको क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह का पड़ा ही रहेगा ये जो स्मेली सब्सटेंस है और डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, इससे डिजीज फैलेगा फिर। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन रहता है। तो यहाँ तक हमने देखा जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे हेल्प करते हैं। अभी हमें हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के।
एंड जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आपको उसको ओरली भी लर्न करना है, तो लर्न भी करते रहना और नोटबुक में भी नोट करते रहना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।